हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को और भी बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उसी कोशिश के अंदर एक और कड़ी जोड़ते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, थायराइडेक्टोमी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। थायराइडेक्टोमी क्या था? इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ इट इज अ सर्जिकली रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड है उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका कि कंप्लीट थायराइडेक्टोमी करो तो वो कंप्लीट थायराइडेक्टोमी, और पार्शियल थायराइडेक्टोमी का मतलब है आप यहाँ हेमीथायराइडेक्टोमी कर रहे हो या पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड को अगर बाहर निकाल रहे हो तो वो हेमीथायराइडेक्टोमी में कंसिडर किया जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? हाइपोथायराइडिज्म की केस के अंदर ये मोस्ट कॉमनली किया जाता है। बाकी मैंने लास्ट आप लोगों को समझा रखा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। याद रखना, थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी करते हैं तो जो लेरिंजियल नर्व है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। क्या डैमेज होने के? लेरिंजियल नर्व के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई थायराइडेक्टोमी का पेशेंट आए तो उसकी वॉइस वगैरह में अगर कोई चेंज हमें देखने को मिलता है तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करना है। ठीक है। जब बात थायराइडेक्टोमी की सर्जरी की आ गई है तो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि प्री ऑपरेटिव नर्सिंग का मतलब बिफोर सर्जरी हमें पेशेंट की कौन कौन सी केयर करनी है वो हम देखेंगे। ये क्लास थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2-3 दिन मिस हो चुकी है, बिकॉज क्योंकि कुछ और नोटिफिकेशन आ गए, कुछ और इंपॉर्टेंट क्लासें हो गई थी, तो वो कंडक्ट नहीं हो पाई। आज इसका लास्ट क्लास है थायराइडेक्टोमी सर्जरी की, तो प्लीज़ आप अटेंशन बनाए रखिए और जल्दी से इस लाइव सेशन को अपने डियर एंड नियर फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का मतलब है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटल एडमिट में होने के बाद वो वार्ड से ओटी में शिफ्ट किया जाता है, ओटी में उसकी सर्जरी होती है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आता है, डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज तक की जो केयर होती है वो सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर तक आती है, यानी कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अंदर वो आ जाता है। और पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पर डिटेल स्टडी करनी है, डिटेल अगर आप लोगों को पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में जानना है, तो आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जा करके वहाँ पे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। प्री ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट को केयर दी जाती है वो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग कहलाती है। उसके बाद इंट्रा ऑपरेटिव, ड्यूरिंग द सर्जरी जो केयर मिलती है वो आती है आपकी इंट्रा ऑपरेटिव। और पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी होने के बाद हमें पेशेंट की क्या केयर करनी है, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी इसमें। ये थायराइडेक्टोमी सर्जरी का मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया था। ये पेशेंट की चिन्ह है और ये पेशेंट का स्टर्नम रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बीच में जो इंसिजन आ रहा है नेक के ऊपर, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर बताया था कि वाइटल साइन वगैरह चेक करने हैं, पेशेंट का वेट मॉनिटर करना है, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स को, हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का मॉनिटरिंग होना जरूरी है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि क्या कर रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी कि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। पेशेंट थायराइड ग्लैंड है, उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हम ये सर्जरी करते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मोस्ट कॉमनली आप देख सकते हो कि पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिल सकता है। तो उस हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हमें क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंटिन्यूसली एक रेगुलर इंटरवल पे हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, ताकि हमें उससे ये पता चलता रहे कि पेशेंट के अंदर सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो सर्जरी है वो पोस्टपोन कर दी जाती है, बिकॉज रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है हमें कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है और कपिंग एक्सरसाइजेज है वो कपिंग कैसे करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज के बारे में हम बता दें। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को ये सारी चीज़ें पेशेंट को एजुकेट करना पड़ेगा। और पोस्ट ऑपरेटिव मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, इट इज द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। ध्यान रखना, अपर एब्डोमिनल नेक सर्जरी, अपर एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, इसको स्टडी कीजिएगा। ठीक है। दूसरा, जब भी हम थायराइडेक्टोमी के लिए हम पेशेंट को भेज रहे हैं तो उस समय हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है?
हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है वो हमें पेशेंट को देनी है, क्योंकि अगर आप एंटी थायराइड मेडिकेशन नहीं दोगे तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर थायराइड स्ट्रोम वो टर्मिनोलॉजी होगी जहाँ पे क्या हो सकता है, थायराइड हार्मोन का लेवल है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाए, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या इतना हाई हो जाए कि पेशेंट के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाए। पेशेंट को पोस्ट प्री ऑपरेटिव पीरियड में क्या करना है, प्रोपेनोलॉल एडमिनिस्टर करना है टू कंट्रोल द टेकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। मोस्ट कॉमनली प्रोपेनोलॉल एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्योंकि बॉडी के अंदर सर्जरी का स्ट्रेस होगा, ठीक है, साथ के साथ बॉडी टिश्यूज को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात कर रहे थे कि जैसे ही पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है तो हमें सबसे पहले पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को हमें सबसे पहले मॉनिटर करना है। पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को सबसे पहले मॉनिटर करना है, बिकॉज रेस्पिरेटरी स्टेटस इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेरिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है, लेरिंजियल एडिमा हो सकता है। लेरिंजियल एडिमा क्या लीड करेगा, आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए हमें ये काम करना पड़ेगा, यानी कि रेस्पिरेटरी स्टेटस से हमें मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट है कि जब भी थर्डेक्टोमी का पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है, एक ट्रेकेस्टोमी किट अपने पेशेंट के बेड साइड में रखनी है। क्या रखना है, एक ट्रेकेस्टोमी किट पेशेंट के बेड साइड में रखनी है, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती है कि पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, लेरिंजियल एडिमा हो गया और एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इमीडिएटली वहाँ पे ट्रेकेस्टोमी है वो क्रिएट की जा सकती। नेक्स्ट है ऑटो शुड भी अपने रेडी, वहाँ पे ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स है, सक्शन इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या रहनी चाहिए, अवेलेबल होनी जरूरी होती है। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट जब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर पेशेंट आता है तो पेशेंट के अंदर पेशेंट की वॉइस को हमें चेक, और आसना है तो वॉइस है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर पेशेंट की वॉइस के अंदर कोरासनेस वहाँ पे डेवलप है तो वो किस चीज़ का साइन है, इट इंडिकेट द ट्रॉमा और कंप्रेशन ऑफ द लेरिंजियल नर्व, ये इंडिकेट करता है कि लेरिंजियल नर्व को क्या हो चुका है, ट्रॉमा हुआ है ड्यूरिंग सर्जरी, वेरी मोस्ट हुआ, ठीक है, कि यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट के अंदर क्या किया गया है, ट्रॉमा हो गया ड्यूरिंग द सर्जरी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा नेक रीजन के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको हमें असिस्ट करना है कि पेशेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ब्लीडिंग को असिस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ड्रेसिंग को चेक करना है। सबसे पहले तो क्या चेक करना है, ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग है उसको चेक करो कि वो गीली है कि नहीं है। उसके बाद बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द नेक, नेक के पीछे की तरफ जा करके या नेक के पीछे हाथ डाल करके हमें चेक करना है कि गीला तो नहीं है, वहाँ पे वेट तो नहीं है, क्योंकि वेट होगा तो इसमें मतलब ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। नेक को फ्लेक्शन के लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि अवॉइड करना है, तो फ्लेक्शन को अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्शन करोगे देन वो चीज के ऊपर क्या रहेगा, प्रेशर आता है, कंप्रेस होता है, स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से वो खुल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने हमेशा याद रखना है जब भी आप पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर थायराइडेक्टोमी के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो उस समय हो सकता है कि पेशेंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको मॉनिटर करना है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले डिस्फोनिया, यानी कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत होने लग जाएगी, पेशेंट जोर से बोलने की कोशिश करेगा, जो कुछ भी बोलेगा वो जोर से बोलने की कोशिश करता है, माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखना डिस्पेरिया यानी कि पेशेंट को निगलने में, किसी भी चीज़ को निगलने में पेशेंट को क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी। और नेक्स्ट आएगा रेस्टलेसनेस, और ये सारे साइन क्या इंडिकेट करते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट के अंदर एयरवे क्या हो रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, साथ ही साथ ये इंडिकेट करते हैं कि लेरिंजियल नर्व वो क्या होगी, डैमेज होगी, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डैमेज ऑफ लेरिंजियल नर्व, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, डैमेज ऑफ लेरिंजियल नर्व को इंडिकेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया के साइन और टिटेनी के साइन हमें देखने हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल पैराथायराइड ग्लैंड रिमूव हुई है तो कैल्शियम के बैलेंस के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट हमें ये ध्यान रखना है, जब भी कोई हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में अगर हम होते हैं एज नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पोस्ट थायराइडेक्टोमी सर्जरी का कोई पेशेंट है तो उसको हमें केयरफुली मॉनिटर करना है, क्योंकि उसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क है, ठीक है, ब्लीडिंग का उसके अंदर रिस्क है, साथ के साथ उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया और आपके टिटेनी होने का भी रिस्क वहाँ पे बना रहता है। तो जब भी हमारे पास हमें मिलता है कि कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसकी वजह से क्या हुआ है, वहाँ पे पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी डेवलप हो गया, अब बात आती है कि हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी के जो साइन एंड सिम्टम्स है उनके बारे में देखने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ऑफ टिटेनी, कि टिटेनी का कैसे पता लगेगा।
साइनोसिटेनी, साइनोसिटेनी, साइनोसिटेनी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे होगा आपका कार्डियक डिसरबियम। क्या देखने को मिलेगा? कार्डियक डिसरबियम, कार्डियक डिसरबियम पेशेंट के अंदर देखिए, कार्डियक डिसरबियम का मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट शुरू हो जाती है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना है कार्पोपीडियल पार्ट, कार्पोपीडियल पार्ट, कार्पोपीडियल इस बात का मतलब है जो मेटाकार्पल्स है उनके अंदर क्या होने लग जाएगा, इस रीजन के अंदर, पाम रीजन के अंदर क्या होने लग जाएंगे, स्पाज्म होने लग जाता है, तो वो भी एक हाइपोगैल्सीमिया और टिटेनी का साइन होता है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू जो वो नोट सेट में या CH देखने को मिल सकते हैं। अभी राजस्थान CHO की वैकेंसी है वो बहुत जरूरी और बहुत ही रिसेंट वैकेंसी जो अभी आई हुई है उसकी बात करूँ तो राजस्थान CHO है, राजस्थान में GNM नर्स है NHM के अंदर, और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत स्टाफ नर्स की सेकंड ग्रेड की पोस्ट पे आई हुई है। नेक्स्ट वहाँ पे आएगा मसल्स एंड एब्डोमिनल क्रैम्प, मसल्स क्रैम्प, मसल क्रैम्प क्यों आते हैं? हाइपोगैल्सीमिया की वजह से आएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे एब्डोमिनल क्रैम्प भी आएंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प भी वहाँ पे हो सकता है केस ऑफ हाइपोगैल्सीमिया इन ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ जब भी पेशेंट के अंदर हाइपोगैल्सीमिया देखने को मिलता है, जब भी हमें पेशेंट के अंदर हाइपोगैल्सीमिया देखने को मिलता है तो मोस्ट कॉमनली जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो वो आएंगे हमारे पॉजिटिव 24 साइन, पॉजिटिव 24, 1 सेकेंड, 24 साइन, पॉजिटिव 24 साइन, सबसे पहले क्या आएगा? पॉजिटिव 24 साइन वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। पॉजिटिव 24 साइन का मतलब है जब आप फेशियल नर्व के ऊपर टैपिंग करोगे फेशियल एरिया के अंदर टिप से, तो वहाँ पे क्या होगा? बाद में देखने का ऐसे पेशेंट का जो फेस है वो इस तरफ से आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव 24 साइन। और एक इंपॉर्टेंट साइन आता है हाइपोगैल्सीमिया के अंदर, वो आता है पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ साइन। कौन सा आता है? पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ साइन, पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ साइन। जैसे ही आप पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर नापने के लिए, हम ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए क्या करते हो? कफ को, जो बीपी कप होता है उसको आप इन्फ्लेट करते हो। बीपी कप को इन्फ्लेट करोगे तो जैसे आप इन्फ्लेट करोगे तो पेशेंट का जो हाथ है वो इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो स्पाज्म आपको देखने को मिले, ठीक है। जो उसका रिस्ट है वो अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट कर लेती है, वो क्या कहलाता है? आपका टॉर्सो। देखिए सारे दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट साइन है और ये हमें मोस्ट कॉमनली हाइपोकैल्सीमिया एंड इसका हाइपोकैल्सीमिया देखने को साथ में टिटेनियम, टिटेनियम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली जब पेशेंट हाइपोथायराइड, जब पेशेंट थायरेक्टोमी सर्जरी के बाद आता है तो हमें ये सारे साइन के अंदर चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट के अंदर एक्सीडेंटली पैराथायराइड ग्लैंड को भी डैमेज हुआ हो या पैराथायराइड ग्लैंड है वो बाहर निकल गई हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो वहाँ पे अराइज हो सकती है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे क्या करना होगा? नेक्स्ट हमें क्या करना है? कैल्शियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये सारे साइन कब आएंगे? पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया और टिटेनी डेवलप होगा तभी तो आएंगे ये सारे साइन। और जब ये सारे साइन आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा? कैल्शियम ग्लूकोनेट, पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना, ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करना होगा, पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो एडमिनिस्टर करना होता है, ठीक है। इसलिए टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, टू ट्रीट द हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया के साथ साथ आप क्या ट्रीट करोगे? आप टिटेनी,
ठीक है, टिटेनी को ट्रीट करने के लिए और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करना होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पे थायराइड स्ट्रॉम को हमें मॉनिटर करना है कि हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन्स का लेवल है वो एक्सीडेंटली वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, रेगुलर मॉनिटर, क्या मॉनिटर करना है, मॉनिटर द थायराइड स्ट्रॉम, मॉनिटर थायराइड स्ट्रॉम, थायराइड स्ट्रॉम को भी हमें क्या करना है, वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी होगी, यानी कि एक लाइफ थ्रेटनिंग लेवल पे जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन्स तो इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है, तो वो भी हमें देखना होगा। एक स्पेशल नोट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक स्पेशल नोट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशल नोट की अगर हम बात करें तो जब भी आफ्टर द थायराइडेक्टोमी, जब भी हमारे पास पेशेंट थायराइडेक्टोमी के बाद आता है, ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बहुत बार एमसीक्यू पूछे जा, तो पहला क्या हुआ कि आफ्टर द थायराइडेक्टोमी क्या करना है, देख, आफ्टर थायराइडेक्टोमी, आफ्टर द थायराइडेक्टोमी, थायराइडेक्टोमी के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेशेंट को सेमी फाउलेट पोजीशन में मेंटेन करना है, सेमी फाउलेट पोजीशन, पेशेंट को क्या करना है, सेमी फाउलेट पोजीशन, पेशेंट को सेमी फाउलेट पोजीशन क्यों देना है, क्योंकि सेमी फाउलेट पोजीशन के अंदर क्या होता है, चेस्ट का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा होता है और पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो क्या हो जाती है, उसकी रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, पहला काम। दूसरा, जहाँ पर पेशेंट को इंसिजन लगा है, नेक रीजन के जहाँ पे इंसिजन लगा है वहाँ पे एडिमा और ब्लीडिंग को हमें क्या करना है, चेक करना, चेक मॉनिटर सर्जिकल साइट, असिस्ट, असिस्ट और चेक, चेक द सर्जिकल साइट, क्या करना है, सर्जिकल साइट जहाँ पर पेशेंट को इंसिजन लगा है उस साइट को हमें क्या करना है, चेक करना है फॉर एडिमा, एक तो किसके लिए, एडिमा के लिए, एंड साइन ऑफ ब्लीडिंग, साइन ऑफ ब्लीडिंग, कि पेशेंट के अंदर सर्जिकल साइट पे कोई एडिमा तो नहीं हो गया, क्योंकि एडिमा होगा तो वो किसको लीड करेगा, वो लीड करेगा आपके लेरिंजियल, लेरिंजियल एडिमा को, लेरिंजियल एडिमा होगा तो पेशेंट को क्या होगा, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं, साथ के साथ वहाँ पे ब्लीडिंग को हमें मॉनिटर करना है, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है पेशेंट हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर चला जाए, हेमरेजिक शोक के अंदर चला जाए, तो वो सारी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर क्या करना है, ब्लीडिंग एंड ऑडिमा को चेक करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या करना है, जो पेशेंट की जो ड्रेसिंग है, चेक द ड्रेसिंग, पेशेंट की ड्रेसिंग को हमें क्या करना है, चेक करना है एंटीरियरली एंड बैक ऑफ द नेक या बिहाइंड द नेक, चेक द ड्रेसिंग, चेक द ड्रेसिंग, कई बार क्या होता है कि ड्रेसिंग बहुत ज्यादा टाइट की हुई हो या बहुत ज्यादा ड्रेसिंग में गोज पेट बहुत ज्यादा लगाए हुए होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, वो अंदर ही अंदर शोकेज होता रहता है, अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, शोकेज होता रहता है, जिससे पता नहीं चलता बाहर, तो हमें ड्रेसिंग को एंटीरियरली भी चेक करना है, हाथ लगा के देखना है कि वहाँ पर कोई गीला तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई ब्लीडिंग के साइन तो नहीं आ रहे, ठीक है, तो ड्रेसिंग को क्या करना है, एंटीरियरली एंड एट द बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ नेक, ठीक है, ब्रेक ऑफ नेक, नेक के पीछे की तरफ भी हमें चेक करना है हाथ लगा करके कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर इन सारी मतलब सर्जिकल साइड से अगर ब्लीडिंग होगी तो हमें पता लग जाएगा, जैसे हम ड्रेसिंग को चेक करेंगे, ड्रेसिंग को चेक करते ही हमें पता लग जाएगा पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बैक ऑफ द नेक का हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ से, नेक्स्ट अगर हमें बात करूँ, इन्फॉर्म द, फिर नेक्स्ट क्या करना, मॉनिटर द इन्फ्लामेशन, मॉनिटर करना, मॉनिटर इन्फ्लामेशन, क्या मॉनिटर करना है, इन्फ्लामेशन को मॉनिटर, हमें क्या करना है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी मॉनिटर करना है कि इन्फ्लामेशन तो नहीं बढ़ रहा है, अगर पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और एयरवे का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी
डिजीज या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन राइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। may lead to blockage of may lead to blockage of may lead to blockage of airway। ये क्या कर सकता है, एयरवे को ब्लॉक कर सकता है। जब भी कोई आपके पास थायराइडेक्टोमी का पेशेंट आता है तो हमें ये स्पेशल उसके लिए केयर है कि पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखना है। हमें क्या करना है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखना है। पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखना है ताकि पेशेंट के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है वो ना हो। तो उसके बाद क्या करना है, सर्जिकल साइट को चेक करना एडिमा और साइन ऑफ ब्लीडिंग के लिए कि कोई वहाँ पे ब्लीडिंग का साइन तो नहीं है ना। दूसरा क्या करना है, ड्रेसिंग को चेक करना है, चेक द ड्रेसिंग फॉर बैक नेक, ठीक है, ताकि कोई ब्लीडिंग का हमें पता लग जाए। नेक्स्ट मॉनिटर द इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या लीड होगा, वो लीड टू ब्लॉकेज ऑफ एयरवे, वो एयरवे को क्या कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट थायराइडेक्टोमी के बारे में, हमारी 3 क्लासें हुई हैं और तीनों क्लासों के अंदर मैंने आई होप अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, आपको एक एक रीजन बताया है कि किस प्रकार से थायराइडेक्टोमी के अंदर कौन सी इंटरवेंशन करेंगे, क्यों करेंगे, किस प्रकार से करनी है, वो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप आई होप आप लोगों को भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए ये आज का वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। आई होप आज का ये वीडियो हमारा आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों की हेल्प करे। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक से। थैंक यू सो मच एंड गुड।